सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की काल सीमा को लेकर पर्याप्त मतभेद देखा गया था। कुछ विद्वान हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 700 से मानते हैं और कुछ संवत 1050 से। लेकिन जब हम आदिकालीन परिस्थितियों की चर्चा करते हैं तो प्राय सभी विद्वान 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक की परिस्थितियों की विवेचना करते हैं। युगीन परिस्थितियाँ तत्कालीन साहित्य को अवश्य प्रभावित करती है, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य समाज को और समाज साहित्य को अवश्य प्रभावित करते हैं। यदि किसी समाज की विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसके साहित्य में भी अवश्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ किसी भी भाषा के साहित्य के लिए आधार कही जा सकती है। जिस समाज अथवा देश में जैसा राजनीतिक और सामाजिक वातावरण होगा, वैसा ही हमें साहित्य पढ़ने को मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी युग के साहित्य को भली प्रकार समझने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी नितांत आवश्यक है। अतः आदिकालीन साहित्य को भली प्रकार समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों की चर्चा हम निम्नलिखित भागों में कर सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक परिस्थितियाँ। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारत में हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की कहानी मिलती है। देसी राजाओं की आपसी लड़ाइयाँ भी विदेशी सत्ता के हावी होने का कारण थी। यह नहीं कि हिंदू राजा कम शक्तिशाली थे। अगर वे आपस में संगठित होकर इस्लाम सत्ता के विरुद्ध डटकर सामना करते तो भारत का इतिहास ही दूसरा होता। जब शहाबुद्दीन गोरे ने गुजरात पर आक्रमण किया तो अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर अजमेर की पश्चिम सीमा आबू तक जाकर लौट आया और गोरी को रोकने की कोशिश न कर जुझोती के राजा परमदेव के युद्ध छेड़ दिया। कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र से ही पृथ्वीराज चौहान गोरी से पराजित हुआ और मारा गया। फिर कन्नौज और कलिंजर का पतन हुआ। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना हुई। बाद में उनका धीरे धीरे और विस्तार हुआ। इस समय के हिंदू राजा शक्तिशाली होने के बावजूद विदेशी आक्रमणों के समय पड़ोसी राजा से उदासीन थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। जनता में भी राजनीतिक चेतना का ह्रास था। अतः कलह ईर्ष्या से ग्रस्त राजा और प्रजा के रवैये से विदेशी सत्ता भारतीय जमीन पर अधिकार करती गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदिकालीन परिस्थितियाँ ग्रह कलह से युक्त थी। भले ही स्थानीय हिंदू राजा में वीरता थी, लेकिन वे अपने पड़ोसी राजा से हमेशा वैर भाव रखते थे। संकुचित राष्ट्रता के कारण 10-20 गांवों को ही वे अपना राज्य समझते थे। नंबर 2, सामाजिक परिस्थितियाँ। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित थी। जाति पाति के बंधन कड़े थे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों में बहुत अंतर था। उच्च वर्ग भोग के लिए और निम्न वर्ग श्रम के लिए थे। स्त्रियों की दशा भी शोचनीय थी, वह भोग्या ही थी। राजाओं का जीवन विलासमय था, वे बहुपत्नीक थे। सामान्य जन की शिक्षा की व्यवस्था न थी। उनके जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे। उनमें निर्धनता ज़्यादा थी। उस समय सामंती वीरता और वंश कुलीनता का बोलबाला था। जाति गुण और कर्म पर न होकर वर्ण के आधार पर मानी जाती थी। लोगों में अंधविश्वास ज़्यादा था।
इसलिए योगियों का गृहस्थों पर आतंक था। इस संदर्भ में हम रामचंद्र वर्मा के कथन को इंगित करते हैं। जातीय पार्थक्य तथा वर्ग वैमनस्य के अतिरिक्त आदिकाल के समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु संन्यासियों के शापों वरदानों को लोग बहुत महत्व देने लगे थे। इस प्रकार योगियों का गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। निर्धनता, युद्ध और महामारी जैसी देवी संकटों से उद्धार के लिए जनता भांति भांति के पूजा पाठ, मंत्र तंत्र तथा जप तप का आश्रय लेती थी। सामाजिक परिस्थितियों की इस विषमता में भारतीय जनता भाव के स्तर पर शांति और सांत्वना प्रदायक विचारों की तृषा से आतुर थी। हिंदी के तत्कालीन कवियों ने युगानुरूप काव्य रचना करके युग धर्म का निर्वाह ही किया है। नंबर 3, सांस्कृतिक स्थितियाँ। इस काल में हम दो संस्कृतियों के संक्रमण काल की चर्चा करेंगे, जिसमें उनके ह्रास विकास की कहानी है। इस काल के संगीत, चित्र, मूर्ति व स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना मिलती है। इस समय जिन मंदिरों का निर्माण किया गया वह धार्मिक सद्भाव का द्योतक है। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलार, कांची, तंजौर तथा आबू के भव्य मंदिर आदिकाल में ही निर्मित हुए थे। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आ रही थी। भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आहार विहार तथा मनोरंजन आदि पर भी मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। गायन वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला और अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण है। केवल मूर्तिकला को छोड़कर सभी ललित कलाओं पर मुस्लिम कला का प्रभाव दिखता है, परंतु इस समय के आक्रांता जैसे उदार नहीं थे। इसलिए दोनों संस्कृतियों परस्पर कुछ संकित हैं। यह एक सर्वविदित सत्य है कि मुसलमान मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं। फलस्वरूप मुस्लिम शासकों के कारण जहां एक ओर मूर्तिकला का विकास अवरुद्ध हो गया, वहां दूसरी ओर मुस्लिम शासक पुराने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि राजपूत शासकों के काल में युद्धों के कारण मूर्तिकला का समुचित विकास नहीं हो पाया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल में मुक्त और जीवंत कलात्मक चेतना विकसित नहीं हो सकी। नंबर 4, धार्मिक परिस्थितियाँ। धर्म के अनेक पंथ थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव सभी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए थे। बौद्ध के महायान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान कई रूप हुए। सिद्धि लाभ के लिए गुप्त मंत्रों का जाप, आचार विहीन गुप्त क्रियाओं, निम्न वर्ग की नारियों से भोग अपनाया गया। बौद्धों के अलावा वैष्णव के पांचरात्र, शैवों के पशुपत, कपालिक, रामेश्वर संप्रदाय में बौद्ध पूजा पद्धति का अनुसरण था। जैन धर्म में भी तांत्रिक वामाचार पद्धति का प्रचार था। किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति नहीं थी। इसी समय शंकराचार्य का अद्वैतवाद एक नया दर्शन उभर रहा था। नाथों द्वारा संयम आचार पर बल देते हुए योग की प्रतिष्ठा की जा रही थी। दक्षिण के वैष्णव भक्त अलावार व शैव भक्त नवाचार भक्ति के लोक हितकारी रूप का प्रचार कर रहे थे, पर इसका प्रभाव आदिकालीन साहित्य पर न पड़कर भक्तिकालीन साहित्य पर पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यधिक विषम और प्रतिकूल थी। भारतीय जनमानस भ्रम और असंतोष का शिकार बना हुआ था।
यही कारण है कि इस युग के कवियों ने परिस्थितियों से प्रभावित होकर खंडन मंडन, हठ योग और श्रृंगारप्रक साहित्य की ही रचना की। इसी प्रकार से हम साहित्यिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ भले ही आदिकाल में युद्ध और गृह कला का वातावरण निरंतर बना रहा, लेकिन फिर भी इस युग में साहित्य का निर्माण भी निरंतर होता रहा। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर साहित्यिक रचना के केंद्र बने रहे। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ आदि काव्य शास्त्री इसी युग में उत्पन्न हुए। इधर भवभूति, श्रीहरि और जयदेव आदि संस्कृति के साहित्यकार भी इस काल की देन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं वो तत्कालीन साहित्य को प्रभावित कर रही थी, और हम देखते हैं कि इसमें डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल जी का एक कथन काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी की रचनाएं लिखी। देसी भाषा अर्थात हिंदी में रचित साहित्य भी इस समय खूब लिखा गया। जहाँ इस समय का साहित्य जन प्रवृत्ति से दूर रहा, वह हिंदी साहित्य जनता की भावनाओं, मानसिक स्थितियों, आकांक्षाओं आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा था। संस्कृत के कवि रचनात्मक प्रतिभा के उद्घाटन में तथा अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में लीन थे। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो साहित्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को किसी रूप में उद्घाटित कर रही थी। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ काफ़ी विकट थी। संपूर्ण उत्तर भारत में छोटे राजे रजवाड़े निरंतर आपस में युद्ध करते रहते थे। राष्ट्रीय एकता की चिंता किसी को नहीं थी। छोटी छोटी लड़ाइयाँ उस समय की कटु सच्चाई हैं। केवल धर्म तथा साहित्य के क्षेत्र में परिस्थितियाँ कुछ सीमा तक अनुकूल थी। आदिकाल में प्रचुर मात्रा में साहित्य का निर्माण हुआ, लेकिन आज केवल वही रचना बच पाई हैं जो जनसाधारण में लोकप्रिय थी। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने हिंदी साहित्य में आदिकाल की परिस्थितियों की चर्चा की है। धन्यवाद।